नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि पटेल और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेरा पहला वीडियो। मेरी चैनल का नाम है दिल से रे रवि और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ये रेडियो पॉडकास्ट के बारे में। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। ये चैनल होने वाली है स्टॉक मार्केट के बारे में, मूवीज़ के बारे में और हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहला टॉपिक है डी मार्ट। सब लोग जानना चाहते हैं कि डी मार्ट में आगे क्या होगा, डी मार्ट आगे कितना बढ़ेगा, डी मार्ट की प्राइस अब आगे जाके कितनी होगी। तो अगर आप अभी देखोगे तो 4500 4500 के बारे में अराउंड कुछ प्राइस चल रही है। तो अब आगे जाके ये प्राइस कितनी हो सकती है। तो आप सोचोगे कि ये 6000 तक जाएगा, 5000 तक जाएगा, कितने तक जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि डीमार्ट का रिजल्ट अभी डिक्लेयर होने वाला है 1 अप्रैल को। इसीलिए ये मार्केट का प्राइस, एवेन्यू सुपरमार्ट में मार्केट में प्राइस इसका ऊपर जा रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है तो लोग सोचते हैं कि अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, अगले क्वार्टर से अच्छा आएगा रिजल्ट, इसलिए ये बढ़ जाता है। और तुम देखना 1 और 2 अप्रैल के बाद अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया और पिछले क्वार्टर जैसा ही नॉर्मल आया और ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया, तो इतना समझ लेना कि ये फिर से टाई टाई फिश होके इसकी प्राइस 4200 या 4000 के अराउंड आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि जब पी रेशियो 120 हो जाता है, डीमार्ट का पी रेशियो 120, तो आपको मैं एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाहता हूँ कि देखो यार, इतने पी रेशियो पे स्टॉक आगे नहीं बढ़ सकता है, कितना भी कुछ हो जाए। ठीक है। देखो अभी जैसे कि डीमार्ट का ग्रोथ चल रहा हो 20% और ये क्वार्टर में ये देता है 25% ग्रोथ या 22 या 23% ग्रोथ, तो ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग सोचेंगे कि यार कितना आगे, कितना अच्छा ग्रोथ हो गया है, तो ले लो ले लो, तो सब लोग इसके पीछे भागेंगे और इसका पी रेशियो हो जाएगा 130 140। ठीक है। फिर अगले क्वार्टर में हो जाएगा 22% ग्रोथ से हो जाएगा ये 20% ग्रोथ या 19% ग्रोथ। एक ही दिन में, एक दिन में ऐसा गिरेगा, ऐसा गिरेगा। तो ये इसको मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ। तो ऐसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे डीमार्ट अच्छा नहीं लग सकता है, आपको अच्छा लग सकता है, आप ले सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत ही हाई है। अब सेकंड टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, यूएस फेड कट। यूएस में इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है। इतनी हवा बनी हुई है पिछले 1.5 साल से, अब रेट कट आएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो। अरे भाई, ऐसे रेट कट नहीं आता है। आपको मैं एक समझाना चाहता हूँ बात, कि जब इकोनॉमी डाउन होती है ना, इन्फ्लेशन कम होता है, तब ये लोग इंटरेस्ट रेट कट करते हैं। और आप यूएस को बोल रहे हो कि वो यहाँ पे 3 रेट कट आ जाएगा। हाँ, आ जाएंगे, लेकिन अभी क्यों आने वाले हैं ये बताओ। अभी इसलिए आने वाले हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। जॉय बाइडेन को रेट कट करना पड़ेगा, क्योंकि वरना पब्लिक बोलेगी भाई रेट बहुत ही ज़्यादा है, इसको वोट मत दो। तो थोड़ा सा रेट कट देंगे, सबको लगेगा कि हाँ दिया दिया। इसीलिए अभी हवा बनाई हुई है। ठीक है। आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि रेट कट आएगा तो कितना आएगा। आप ये मान के चलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रेट कट नहीं आ सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर नॉर्मल रह रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। रेट कट तब आता है जब बहुत बड़ी पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, जैसे कि कोविड में सब कुछ रुक गया था। ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए वो लोग रेट कट करते हैं। तो आपको ये समझ के चलना चाहिए कि अभी रेट कट नहीं आएगा। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जून में या सितंबर में या दिसंबर में, जो भी बोल रहे हैं, 3 रेट कट आएंगे ये वो। लेकिन आपको मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि रेट कट ऐसे नहीं आएगा। आएगा तो बहुत ही कम आएगा, जैसे कि लगेगा कि नहीं रेट कट दिया क्योंकि इलेक्शन आने वाला है इसीलिए। वरना ऐसे सोच के मत चलना कि इन्फ्लेशन डाउन जाएगा। अभी मैं तीसरे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर के बारे में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर इतने बड़े हुए लास्ट 3 साल से, तो सब लोग पैसा लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं।
लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अभी एक स्टडी देखा था 2000 से लेके 2024 अब तक सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दे रहा था वो था स्मॉल कैप, उसके बाद था मिड कैप और उसके बाद था लार्ज कैप। म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसे ही गिन लो कौन से शेयर ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो आपको ये बात समझ के चलना चाहिए कि जब कोई पेंडेमिक्स जैसी सिचुएशन आती है, जब मार्केट क्रैश होता है, जैसे कि 2008 में हुआ था, 2020 में हुआ था, 2000 में हुआ था, ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको पैसा निकाल देना चाहिए। क्योंकि अभी इंटरनेट आने की वजह से न्यूज़ इतनी फास्ट स्प्रेड होती है कि जैसे कि 2 3 4 दिन में तो मार्केट 20% तो मिनिमम गिर जाता है, ऐसी सिचुएशन आ गई। क्योंकि सब लोग यार स्मार्ट हो गए, सबके पास फ़ोन है, इंटरनेट है। पहले ऐसा नहीं था। जब हम बात करें 1992, 2000, 2008, ठीक है, तब जो क्रैश आया था उस वक्त इंटरनेट इतना नहीं था। तो आपको ये समझ के चलना चाहिए कि उस वक्त इतनी न्यूज़ फास्ट स्प्रेड नहीं होती थी, तो मार्केट जब गिरता था तो आज की कंपैरिजन में कम, कि मैं यूक्रेन पे परमाणु बम डालूंगा, 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड से मार्केट गिरेगा। क्योंकि सब मार्केट में आ गए हैं, ज़्यादा लोग मार्केट में आए हैं कंपैरिजन में पहले, और यंग लोग आए हैं और सबके पास इंटरनेट है। तो इतनी न्यूज़ फास्ट स्प्रेड होती है कि मैं बेच रहा हूँ, तू भी बेच, तू वो तीसरे को बोलेगा, तीसरा चौथे को बोलेगा, और ऐसे मार्केट गिरेगा। तो स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा रिटर्न इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी मार्केट कैप स्मॉल कैप होती है। तो आपको मैं समझाऊँ कि जब कोई हाथी खा खा के मोटा हो जाता है लार्ज कैप, तो वो और बड़ा नहीं हो सकता। वो ऑलरेडी 10 लाख करोड़ मार्केट कैप का हो गया है, तो अब आगे बढ़ बढ़ के वो कितना आगे बढ़ेगा। तो आपको इस तरह से समझना चाहिए कि लार्ज कैप में रिटर्न कम आ सकता है, लेकिन उसकी वॉलेटिलिटी भी कम होगी। लेकिन आप स्मॉल कैप और मिड कैप में देखोगे उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी कम होगी। तो रिटर्न ये लोग ज़्यादा देंगे क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप छोटा हाथी है, मिड कैप थोड़ा सा बड़ा हाथी है, तो वो दौड़ सकता है। मतलब जो 2000, 5000, 10,000 मार्केट कैप वाले स्टॉक है, वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो ग्रोथ ज़्यादा देते हैं, तो उसकी मार्केट कैप बढ़ के 2000 की 10,000 होगी, 10,000 की 50,000 होगी, मिड कैप में 25,000 की 17,000 होगी, या फिर 70,000 होगी, या फिर 50,000 की 1 लाख करोड़ होगी। तो कहना ये चाहता हूँ, जो जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ते जाता है, जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा आती जाती है, उस स्टॉक में फिर बढ़ने, मतलब फास्ट बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह से आपको मार्केट देखना चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे कि पैसे कम है, जैसे कि 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक या 100 करोड़ तक पैसे है, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में लगा सकते हो। आपके पास अगर 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए है, तो आपको लार्ज कैप में लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी कम होगी। तो जब आप पैसे निकालना चाहोगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप, अगर आपके पास 500,000 करोड़ रुपया आप अगर मार्केट में लगा रहे हो, तो वो आपको निकालने का चांस नहीं देगा। सर्किट पे सर्किट लगेगी, कोई लेने वाला भी नहीं होगा। तो आपको इस हिसाब से चलना चाहिए। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, सेबी लाने वाला है T+0 सेटलमेंट। मतलब एक ही दिन में पैसे, स्टॉक बेचो या लो, और एक ही दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे या फिर स्टॉक आ जाएगा। तो मतलब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अगर कोई स्टॉक को बेचते हो और अगर आपको उसी दिन पैसे आ जाते हो, तो आप तीसरा स्टॉक ले सकते हो। मतलब आप समझ सकते हो, लिक्विडिटी बढ़ेगी। पहले क्या होता था, रुकना पड़ता था, T+2 सेटलमेंट डे और T+1 सेटलमेंट डे। तो T+0 जितना फास्ट, मैं तो बोलता हूँ फ्यूचर में 1 घंटे में आ जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में आपका शेयर, या आपके पैसे आपके अकाउंट में। फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है। अभी 2 साल गिन लो या 5 साल गिन लो, जो भी हो, तो जितना फास्ट होगा उतनी अच्छी बात है। उसका कोई कौन अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँ, तो इन्फ्लेशन नॉट गोइंग डाउन। सब लोग बोल रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन डाउन नहीं जा रहा है। भाई, यूएस में इन्फ्लेशन क्यों डाउन जाएगा? आप समझ नहीं रहे हो। पहले से ज़्यादा सबके पास, पहले एक बात समझ लो, सबसे बड़ा रीज़न है ना इन्फ्लेशन डाउन नहीं जाने का, वो है इंटरनेट। सबके पास दुनिया में, अब तो मैं मानता हूँ
कि 98-99% मैं मानता हूँ सबके पास इंटरनेट आ गया होगा। इवन साउथ अफ्रीका, सीरिया या कोई भी जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है या हो सकती है, उन देशों में भी सबके पास इंटरनेट आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि सब लोग इंटरनेट देख रहे हैं। इन्फ्लेशन कब आता है? जब लोग खरीद 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 खरीद, कोई भी प्राइस चल रही हो खरीदो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि दूध की प्राइस चल रही है 50 रुपया, उसका हो जाता है 55 रुपया, तो भी लोग खरीद ही रहे हैं क्योंकि यार वो खाने की चीज़ें ज़रूरत है। आईफोन की प्राइस चल रही है $1000, उसकी हो जाती है $200 बढ़ जाते हैं आईफोन की प्राइस, तो भी लोग ले रहे हैं। क्यों? दिखावा, स्टेटस दिखाना चाहते हैं कि मुझे भी चाहिए। सब लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, एयर टिकट बढ़ रही है, फिर भी लोग घूमने जा रहे हैं। क्यों? दिखावा, मज़ा भी आना चाहिए। अकेला दिखावा नहीं होता, मज़ा भी आना चाहिए। तो इस वजह से आपको ये समझना होगा कि इंटरनेट की वजह से, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जो भी समझो, इसकी वजह से लोग ब्लाइंडली सबको फॉलो कर रहे हैं कि वो ऐसी लाइफ जी रहा है, मैं भी जीऊँगा। वो प्राइस के आगे नहीं देखेगा, वो बाय करता रहेगा। कोई भी कुछ भी प्राइस वो बाय करता रहेगा। अगर लोग अंधाधुन बाय कर रहे हैं, कोई भी प्राइस रखे, अभी एप्पल की प्राइस $200 बढ़ा देंगे तो भी लोग बाय करते रहेंगे। पहले 2-3 एक वीक रुक जाएंगे, फिर से बाय करने लगेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन हुआ। तो मुझे नहीं लगता इन्फ्लेशन ऐसे डाउन आएगा। कोविड में इन्फ्लेशन क्यों डाउन आ गया था? क्योंकि पूरी दुनिया ही बंद हो गई थी। समझ में आया? 2008 में क्रैश हुआ था, तो क्यों मंदी आ गई थी? मंदी इसलिए आती है क्योंकि सब में एकदम से डर का माहौल आ जाता है, और फिर जैसे जैसे टाइम जाता है फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके फिर गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेती है, रेट कट करती है। उसकी वजह से फिर नॉर्मल सा जो इन्फ्लेशन होता है उस तरफ वापस आ जाता है। मतलब मंदी चली जाती है, नॉर्मल ग्रोथ रेट वापस आ जाता है। तो आपको इस तरह से समझना चाहिए कि मार्केट कैसे चलता है। आप सबको मैं ये सब चीज़ इसलिए समझाने जा रहा हूँ क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे चला जाएगा और यूएस हमको रेट कट देगा। भाई ऐसे नहीं जाता है, रेट कट ऐसे नहीं आता है, और इन्फ्लेशन डाउन ही नहीं जा रहा है, तो कैसे रेट कट आएगा? रेट कट आएगा तो इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, उनकी भी गवर्नमेंट बोलेगी चलो यार थोड़ा सा रेट कट दे देते हैं, तो मार्केट खुश होगा, पब्लिक खुश होगी, तो वोट ज़्यादा आएगा। ठीक है। क्रिकेट का माहौल है, ऋषभ पंत बहुत बड़ा खिलाड़ी आईपीएल में वापस आ गया है। उसको मैं बहुत ही अच्छी साइन मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऋषभ पंत यार खेले, वो हमारे T20 वर्ल्ड कप में खेले। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो मैं बोलता हूँ उसको चांस देना चाहिए। बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, कीपर है, पॉजिटिव माहौल रखता है। तो ओके, तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हम लेंगे आपके क्वेश्चन और आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, सर अननोन नंबर से ब्रोकर और बैंकर्स कॉल करके सताते हैं तो क्या करें? सबसे पहली बात यह है कि मैं कभी भी अननोन नंबर से किसी का कॉल ही आंसर नहीं करता। अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो आपको मैसेज करेगा या ईमेल करेगा। तो सबसे पहले आपको, इन्वेस्टर को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो उसको आंसर मत करें। ठीक है? आपको ये बात समझनी होगी क्योंकि वो लोग आपके, कुछ स्कैमर्स आपके पैसे उड़ा सकते हैं ओटीपी मांग के या कुछ भी करके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा मत करें कि आप अननोन नंबर से कोई कॉल आए तो उसको आंसर करके अपना नाम बताए, कहाँ पे रहते हो, या कोई भी इन्फॉर्मेशन दे। उसको ज़रूरत होगी, इमरजेंसी होगा तो वो मैसेज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सुनने में आया है कि एक बाप ने अपनी प्रॉपर्टी 20 साल तक छुपा के रखी चाइना में, जिससे वो अपने बेटे को सादगी के पाठ सिखा सके। वाह, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कोई बाप होता है तो वो अपने बेटे को सादगी के पाठ सिखाने के लिए इतना इतना हार्श, इतना कठिन कैसे हो सकता है? देखो यार, अच्छी बात है उसको सादगी के पाठ या कैसे पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करने चाहिए, ये सब सिखाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि तुम इसके लिए यार ऐसा करोगे अपने बेटे के साथ कि 20 साल तक उसको एक नॉर्मल सी लाइफ जीने दी। अरे यार, उसको ज़्यादा रिसोर्सेस दो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पैसे खर्च करने को तुम बोल सकते हो पैसे मत खर्च कर, पर
उसको ज़्यादा रिसोर्सेज होगा, उसको ज़्यादा कंफर्ट होगा, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जिएगा। आपको ये सोचना है कि अगर आपको अपने बेटे को कुछ सिखाना है तो उसके साथ बात करके भी सिखा सकते हो, ठीक है। उसके साथ फ्रेंड बनो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस अनुभव को शेयर करो। इस तरह से आप सब कुछ सिखा सकते हो। लेकिन आपको इसके साथ उसको 20 साल तक अपनी संपत्ति छुपा के रखना है, ये सब क्या मतलब। हाँ मतलब देखो, ये सब एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि 100 में से 2 एग्जाम्पल में वो बाप सही निकलेगा, 98 बार बेचारे बेटे की ज़िंदगी बिगड़ जाती है और वो कोई और रास्ते, गलत रास्ते पे चला जाता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अपना कोई बेटा है, बेटी है, कुछ भी सिखाना चाहते हो तो आप उसके साथ बात करके, अच्छे से टाइम स्पेंड करके, उसको हॉलीडे पे ले जाके आप उसको सिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर यूएसए में कौन से सेक्टर में तेज़ी आएगी। देखो, कौन से सेक्टर में तेज़ी आएगी, सबसे पहला है एआई, दूसरे नंबर पे है टेक्नोलॉजी। इन सब में ज़्यादा तेज़ी आएगी क्योंकि अभी यार चारों तरफ एआई छाया हुआ है। आपको एक सिंपल बात समझनी होगी कि एआई में तेज़ी इसलिए आएगी क्योंकि एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बारे में आपको पता ही होगा। सब लोग बोल रहे हैं कि वो नौकरी चली जाएगी, ये चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, आपको एक सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ। ओके, जो जो लेबर वर्क होते थे या हो रहे हैं, उसकी जगह रोबोट ले लेगा। तो यार ठीक है, मतलब कोई, सब लोग यार कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे यार, एडजस्ट हो जाएंगे। पहले आप इतना ज़्यादा मत सोचो कि वो क्या होगा, ये वो। एक सिंपल सी बात सोचो, पहले कंप्यूटर नहीं थे तो कंप्यूटर आ गए, तो क्या सब लोग जॉबलेस हो गए? दूसरी बात, पहले ऑटोमेटिक ये कार या ये सब नहीं थे, पहले मैनुअल व्हीकल थे, घोड़े से चलते थे या किसी और जानवर से चलते थे। तो वो सब कार ऑटोमेटिक, ये कार इंजन आने की वजह से, कार का इन्वेंशन होने की वजह से क्या ये सब लोग की जॉब चली गई और सब लोग मर गए? मतलब आप, हो सकता है 1% लोगों को या 0.5% लोगों को असर हो और वो कोई दूसरी जॉब ना ढूंढ पाए, लेकिन 99.5% लोग कोई दूसरी जॉब ले लेंगे या एडजस्ट हो जाएंगे। ये ऐसे ही इकोनॉमी काम करती है। तो इतनी हवा मत बनाओ, क्या होगा एआई से, ये वो। मैं तो सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो नहीं मानता हूँ कि रोबोट आने चाहिए। देखो, फ्यूचर में 100 साल के बाद जो ऐसे मूवी में दिखाया जाता है ना कि रोबोट सारा टेक ओवर कर लेते हैं ह्यूमैनिटी को, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, इसलिए मैं एआई का इतना सपोर्टर नहीं हूँ। इतने सारे रोबोट और ये सब ऑटोमेटिक, देखो कार बनाने के लिए ऑटोमेटिक रोबोट बनाने चाहिए, पर आप एकदम ह्यूमन के जैसा ही रोबोट बना दोगे तो आप मतलब, ठीक है यार, आप अपने को हेल्प करेगा, अपना काम आसान करेगा, लेकिन उसको जो दिमाग तुम उसके मेमोरी में डाल रहे हो, उसकी चिप के अंदर सारे के सारे 8 बिलियन लोगों को, 8 बिलियन पीपल का सारा डेटा चुरा के उसके दिमाग में डाल रहे हो, तो वो कितना स्मार्ट हो जाएगा, कितना पावरफुल हो जाएगा, और क्या हो सकता है, कितने भयानक रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। चलो ठीक है, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि हो, और प्रे करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर अदानी, नहीं उससे पहले है, सर मेरे पति क्रिकेट का सट्टा खेलते हैं, उनको कैसे रोकूं मैं और वो शेयर्स में इन्वेस्ट करें। देखो, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आप शेयर में इन्वेस्ट करो, और भी कई ऑप्शंस होते हैं। लेकिन देखो, कुछ लोग हैं ना, शेयर मार्केट को भी सट्टा बना लेते हैं कि यार उसने बोला है कि यार ये शेयर ले लो, इतना हो जाएगा, तो मैं लगा देता हूँ। उसने 5 शेयर सजेस्ट किए हैं 3 साल के लिए। अरे दिमाग तो थोड़ा दौड़ाओ, 3 साल के लिए कोई शेयर लेना है। अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो ये शेयर अच्छा है, तुम ले लो, 5 साल के लिए ले लो, या 2 साल या 10 साल के लिए ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है यार। कोई बोले आपको कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल शेयर के लिए शेयर ले लिया और भूल गए। आपको क्वार्टर बाय क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, उसके बारे में न्यूज़ आती है उसको पढ़ना है, और उस तरह से इन्वेस्ट करके रखना है। अगर कोई शेयर 10 साल के लिए भी लिया और 2 महीने के बाद कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो आपको उससे निकल जाना है। तो आप बोले कि सर हमको तो पता नहीं चलता है कि ये न्यूज़ अच्छी है या बुरी है, तो फिर मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको ये पता नहीं चलता तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलो,
म्यूचुअल फंड को जो रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं वो सब लोग मैनेज करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिसको ज़्यादा नॉलेज होता है स्टॉक मार्केट के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आपको इस तरह से देखना चाहिए। और इनका क्वेश्चन है कि सट्टा खेलते हैं तो मैं कैसे रोकूं। अब इसका सजेशन तो मैं कैसे, आप अच्छे से बात करें, उनको समझाएं कि क्या डिफरेंस है, क्या रिजल्ट आ सकते हैं, या फिर उनको बोले कि आपको खेलना है तो खेलो, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का, अपने जितने आपकी कैश है उसका 1% या 2% का खेले, बाकी 98% किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैं आपको ऐसे कोई बहकाना नहीं चाहता। अगर आप मेरा फेवरेट स्टॉक्स देखना चाहते हो तो मैं आपको नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके तुम मेरा फेवरेट स्टॉक्स देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ले लो, आप उसको देखो, समझो, किसको अच्छा स्टॉक बोलते हैं, किसको बुरा स्टॉक बोलते हैं, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करना सीखो। या फिर आप मेरे फेवरेट स्टॉक को ले जाके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करता है उसको दिखाओ, और फिर वो बोले, उसको लगे तो आप फिर इन्वेस्टमेंट करने को बोलो। तो ऐसे ही काम कर सकता है स्टॉक मार्केट। गैम्बलिंग की तरह मत देखिए, वरना एक दिन बहुत बुरी तरह फंसोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर अदानी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, अदानी के शेयर अच्छे हैं, अदानी बहुत बड़ा सोचता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रोथ बहुत बड़ी आ सकती है। इसका मतलब क्या होगा, ग्रोथ आएगी तो पी एक्सपांशन होगा, पी एक्सपांशन होगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगी। तो कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आपको क्वार्टर बाय क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, आपको उसका आरओई देखना है, पी रेशियो देखना है, उसका सेल्स का ग्रोथ देखना है, प्राइस टू बुक, ये सब चीज़ें देख के आपको उसकी मार्केट कैप देख के इन्वेस्ट करना है। अदानी के शेयर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना ये चाहिए कि गारंटी क्या है। गैम्बलिंग की तरह इन्वेस्ट मत करो कि देखो अगली सरकार ये आने वाली है तो मैं अदानी का शेयर ले लूँगा और ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको ऐसी कंपनी रखनी चाहिए जिसकी मार्केट कैप रिजनेबल हो, जिसका पी रेशियो कम हो, जिसका आरओई ज़्यादा हो, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो। ऐसे शेयरों में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बनेगा। और अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर मैंने तो अदानी में इतने पैसे बना लिए, हाँ तो इन्वेस्ट करो यार, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, मैं अपना राय बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट ऐसे काम करता है, जनरली जो पास्ट है ऐसे काम करते आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फ्यूचर में ऐसे ही काम करेगा, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको कौन से शेयर लेना है जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो। तो देखो, आपको अदानी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपको चांसेस देखना है कि इसके बढ़ने के कितने परसेंट चांसेस है। 60% चांसेस है, 30% चांसेस है, 20% चांसेस है, 90% चांसेस है। अगर आपको लगे कि नहीं इस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो 90% ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप रिस्क ले सकते हो। इस तरह से आपको ब्रॉड थिंकिंग करके सोचना चाहिए। आपको कभी भी ब्लाइंडली ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि ये शेयर लिए लिया, किसी ने बोला है या मुझे लगता है। किसी शेयर से अटैचमेंट मत रखो। कोई शेयर अपना है या तुम्हारा है ये नहीं होता। आप आए हो पैसे बनाने के लिए, जल्दी से जल्दी पैसा, मतलब पैसा खोए बिना कैसे तुम बना सकते हो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, वैसे ही पैसा बनेगा। वरना देखो, मैं एक सच बात बोलता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लूज़ भी कर सकते हो। इस तरह से आपको देखना चाहिए। तो अदानी के शेयर के बारे में मैं यही बोलूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंसिस्टेंट ग्रोथ दे, मुझे ऐसे स्टॉक पसंद है। मुझे ऐसे स्टॉक पसंद नहीं है जिसका स्टॉक का प्राइस अप डाउन, फिर 40% घट गया, फिर 60% अप हो गया, फिर 30% घट गया। मुझे ऐसे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है यार। क्योंकि देखो, कुछ लोग ऐसे, तुम सारा दिन स्टॉक के बारे में ही, मतलब सारा दिन उसको ट्रैक करते रहोगे कि आज 20% बढ़ा, ये हो। आपको ऐसे स्टॉक लेने हैं जो, देखो स्टॉक अप डाउन होते हैं, लेकिन यार 50% डाउन और फिर 80% डाउन और फिर 100% अप और 200% अप, ये सब सट्टा है। और आप सट्टा खेलने के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं आए, आप कंसिस्टेंटली पैसा बनाने के लिए आए हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर यूएसए, यूके एंड न्यूजीलैंड ने चाइना पे जासूसी का आरोप रखा है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। देखो, यूएसए ने तो टिकटॉक बैन कर दिया, चाइना पे जासूसी के आरोप लगे। अब क्या बताऊँ चाइना के बारे में। आपको एक बात समझनी होगी कि चाइना सबके लिए खतरा है, आज नहीं तो कल।
ठीक है। और जिस दिन सारी कंट्री एक हो जाएगी और चाइना किसी पे अटैक करेगा, तो ये सारी कंट्री चाइना पे अटैक करने वाली है। उस दिन चाइना बुरी तरह फंसने वाला है, एकदम जिसको बोलते हैं ना मंदी में चला जाएगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसा दिन आएगा, क्योंकि कोविड में जो हुआ आपने देखा होगा, सारा इन्वेस्टमेंट अब दूसरे देशों में जा रहा है, इंडिया में आ रहा है। तो मैं तो बोलता हूँ, मैं चाइना का ग्रोथ या वो सब अच्छा अब नहीं देखता हूँ, क्योंकि सब लोग उनके खिलाफ हो गए हैं और सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है और बहुत 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 बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो इंडिया का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। दूसरे देशों का जो भी हो यार, तुम अपने नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि मैंने जो स्टॉक लिया है उसका ग्रोथ कैसा रहेगा, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कैसा है, क्या ये कंसिस्टेंटली ऐसा ग्रोथ रखेगा नहीं रखेगा, उसका मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसा है, उसके स्टॉक का प्राइस कैसा है, मतलब उसका पी रेशियो कैसा है। तो इस तरह से आप अगर स्टॉक मार्केट को समझोगे तो आपका पैसा बन सकता है। और मैं जो भी बात इस चैनल पे करता हूँ, आप कोई भी रिकमेंडेशन की तरह मत लेना कि मैं बोलूँ और आपने इन्वेस्ट कर दिया। मेरा फेवरेट स्टॉक भी तुम मेरी वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली इसमें इन्वेस्ट कर दो। आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ मेरे फेवरेट स्टॉक, क्योंकि आप समझ सको कि ग्रोथ स्टॉक किसको बोलते हैं, कहाँ पे कैसे देखते हैं, पी रेशियो कैसे देखते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे देखते हैं। मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड भी आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन लेके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दो। मैं चाहता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को दिखाओ, या अगर आपको रिसर्च करना आता है तो आप खुद रिसर्च करो और इस तरह से मार्केट को समझो, क्योंकि मार्केट में पैसा गंवाना बहुत ही ईजी है और कमाना बहुत ही हार्ड है। हार्ड नहीं होता है, लेकिन सब लोग या रिसर्च नहीं करते और ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। तो इस वीडियो में मैं फिर से कहूँगा, जो भी बात कही है उसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, वो आप एग्जाम्पल की तरह, एजुकेशन की तरह समझना और उस तरह से आप सोच के इन्वेस्ट करो। और मिलते हैं कल के वीडियो में। मैं हूँ रवि, आपका दोस्त, और फिर से एक बार बोलते हैं, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे।